जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर यानी आपके D2M एजुकेशन के चैनल पर लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट लेकर के आ रहा हूं, प्रैक्टिस सेट, जो कि द प्लेटफॉर्म और खान सर के सेट को कवर किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म का 21वां सेट है जो कि वॉल्यूम 1 से लिया गया है। ये ठीक 3 सेट के बाद ये वॉल्यूम 1 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आपको वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे चैनल पर आपको BSSC का जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है सारे वीडियोज अपलोडेड हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल और राज्य का मुख्यमंत्री। तो मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, जबकि राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 के बीच जो है वो उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। अच्छा, इसे हटाया कैसे जा सकता है? तो ध्यान में रखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जो कि आप राष्ट्रपति पर भी लगाने की बात करते हैं, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये तो ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है, यानी हाई कोर्ट कहाँ है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय अगर किसी का है तो किसका है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली लगाया गया था। ध्यान में रखेंगे कि अकबर का जो शासन प्रणाली था उसकी प्रमुख विशेषता जो थी वो मनसबदारी प्रथा ही थी। क्या थी? मनसबदारी प्रथा ही थी। ठीक है। अच्छा, मनसब का अर्थ होता क्या है? तो मनसब जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पद नाम। क्या होता है इसका अर्थ? पद नाम होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछ दें कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने कब करी थी, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है 1574 ईस्वी में इन्होंने किया था। ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक और प्रणाली चलाई थी जो कि भू राजस्व प्राप्ति के लिए चलाई थी। उसका नाम क्या था? नाम था जब्ती प्रणाली। क्या नाम था दोस्तों? जब्ती प्रणाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है दोस्तों इसको अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ का स्पष्ट किया था? तो इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले तो इसे बहुत बार आप क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1837 में जो है दोस्तों जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। अगर बात करें कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो 1750 ईस्वी में। नोट कर लीजिए, मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि किस लेवल से कैसा एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको हर एक वीडियो में एक ही बात मैंने कहा है कि आपको प्रचंड विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है और सीट लीजिए और आप अपनी कैरियर को सेट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 1750 ईस्वी में जो है टी फैंथलर ने, किसने? टी फैंथलर, नोट कर लीजिएगा, टी फैंथलर ने जो है अशोक के शिलालेखों की खोज इन्होंने की थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछ दें कि बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है अशोक की, तो अशोक की कुल बृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देख लीजिए,
5वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें पंचायतों की शासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या कहा गया है कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है, यानी केवल ऑप्शन नंबर 3 इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है। ध्यान में रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9, कौन सा भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, ठीक है। जबकि 74वें, है ना, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी 1992 में ही हुआ था, के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था जो है स्वीकार किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो अहिंसा दिवस, तो आप ध्यान में रखेंगे महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, और इनका गांधी जी का संबंध जो था वो सत्य और अहिंसा से था। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पटना जिले में स्थित नखासपिंड, क्या है, नखासपिंड का जो है संबंध किससे रहा है, यानी आपका ये आंदोलन दे रखा है। तो पटना में स्थित जो नखासपिंड का संबंध जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन से रहा है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की हुई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है। जबकि असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ, जबकि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है दोस्तों ये समाप्त हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ। तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ, यानी संविधान के कहीं भी नहीं हुआ। हाँ, प्रस्तावना में एक जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 1 में लिखी गई है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका प्रयोग किया गया है, न कि संघीय शब्द का। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में अगर होगा कि भारत राज्यों का संघ है, ये स्टेटमेंट है, संघीय शब्दों का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है कि 12 लच्छा दर्रे के दोनों किनारों से पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो आप आंसर लगाएंगे चंद्रा और भागा जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 यानी चिनाब नदी बनाती है। ऐसे भी चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, चंद्रभागा के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बाबूजी, हाँ क्या है नोट कर लीजिएगा, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो ये बाबूजी पूछ रहा है, न कि बापू, ठीक है। अगर बापू कहता तो आप महात्मा गांधी लगाते, ये बाबूजी पूछ रहा है तो आप आंसर लगाएंगे जगजीवन राम को। किसको, जगजीवन राम को। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं, एकदम नोट कर लीजिए, शायद आपने सुना भी होगा या नहीं भी। पहला नंबर तो गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो ये सबको जानते होंगे कि गुरुदेव जो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, जो नहीं जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि गुरुजी किसे कहा जाता है, तब आपका क्या आंसर होगा। तो गुरुजी जो है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा M.S. गोलवलकर, M.S. गोलवलकर, नोट कर लीजिएगा, गोलवलकर को जो है दोस्तों गुरुजी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये गुरुजी और गुरुदेव दोनों सेम ही वर्ड है, सेम ही के जैसा है, लेकिन क्या है कि आपको जहां भी अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया तो आप कंफ्यूज करेंगे। गुरुजी जब भी बात करेगा तो आप M.S. गोलवलकर को लगाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो आप आंसर लगाएंगे 52वां संविधान संशोधन 1985।
कौन सा 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। 1985 जो है दोस्तों दल बदल जो है दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अच्छा, इसको कौन संविधान के कौन से अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में से शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे 13 का ऑप्शन नंबर 2 बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन जो है 1957 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1957 ईस्वी में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश इन्होंने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है? कहता है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ध्यान में रखेंगे, ईरान का जो सम्राट था नाम था नादिर शाह। इन्होंने ही जो है इसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को जो है दोस्तों लूट कर लेकर के चला गया था। इसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में जो है दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया था। ध्यान में रखेंगे, नादिर शाही को ही जो है दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल का कौन सा खेल खेलते हैं? तो अंतिम पंघाल का जो संबंध है दोस्तों वो कुश्ती से रहा है। किससे है? कुश्ती से। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो ध्यान में रखेंगे कि एक श्रृंगी गेंडा कहां पाया जाता है? तो एक श्रृंगी गेंडा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 काजीरंगा यानी असम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी संस्था के लाभप्रद निर्भर करती है किस पर? तो लाभप्रदता जो है दोस्तों किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर 3 न्यास के संसाधन की गति पर। अच्छा, ये न्यास है क्या? तो न्यास को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ट्रस्टीशिप बोलते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये ट्रस्टीशिप है। अगर हम आपसे पूछ दें कि न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप की विचारधारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ट्रस्टीशिप का जो विचारधारा है दोस्तों वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 एतमाउद्दौला। ठीक है। अच्छा, एतमाउद्दौला का मकबरा है कहाँ? तो एतमाउद्दौला का मकबरा जो है दोस्तों वो आगरा में स्थित है। जिसको किसने बनवाई थी? तो इसे नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 को किसे नामित किया गया था? तो 19 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 शंकर सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि आपका जो सबसे अधिक जो है बर्फ का पिघलना, यानी सबसे अधिक बर्फ कहाँ पिघलेगा? तो आप आंसर लगाएंगे उत्तरी यानी नॉर्थ पोल पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसके शासक ने बनवाया था? यानी किस शासक ने जो है दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने जो दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ बनवाया था? तो ये मध्य प्रदेश ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ बनवाया था? मध्य प्रदेश में जो है एक रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में इसको बनवाया था। अच्छा, अगर हम आपसे पूछ दें कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। तो सांची स्तूप की खोज जो है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल टेलर ने। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की जब भी आपका बात करें तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4
पटना में जो है दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। वन स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। तो नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों वो कृष्णा नदी पर जो है बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। ध्यान में रखेंगे ये किस कौन से राज्य में है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो है दोस्तों ये सीमा पर है। कौन कौन? तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, ध्यान में रखिएगा। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार की बात करता है तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार मूल अधिकार है, जीवन का भी अधिकार जो है दोस्तों मूल अधिकार है, जबकि सूचना का अधिकार जिसको आप राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI जो आप लगाते हैं, ये सूचना का अधिकार आपको जो है ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें क्या है बताया गया है कि इसमें जो भी आप अपने नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़ करके किसी भी प्रकार की सूचनाओं को मांगने का हक या जानने का अधिकार आपको दिया है। आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट से संबंधित, फॉर्म से संबंधित आप क्या फाइल करते हैं? RTI फाइल करते हैं, ठीक है। RTI इंफॉर्मेशन ऑफ ITR सॉरी इंफॉर्मेशन ऑफ क्या उसको बोलते हैं? इंफॉर्मेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि 2005 में लाया गया था। वैसे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब जो है कुल कितने बचे हैं अधिकार? तो 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो आप आंसर लगाएंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट, हाँ रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था? आंसर लगाएंगे रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। ध्यान में रखिएगा कि रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून के भी नाम से जाना गया। ध्यान में रखेंगे कि रॉलेट एक्ट के तहत जो है अंग्रेज क्या करते थे? तो अंग्रेजी सरकार जो था किसी भी व्यक्ति को चाहे बिना मुकदमा चलाए उसको क्या करते थे? जेल में बंद कर सकती थी। ये रॉलेट एक्ट ये था, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? बिना वकील, हाँ बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के भी कानून के भी नाम से इसे जाना गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। तो आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकता है और ये छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है हुआ था कब? यानी कहाँ हुआ था? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो हुआ था दोस्तों स्टॉकहोम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है किससे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार जिसको आप बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो ध्यान में रखेंगे कि बायलैटरल मोनोपोली में एक विक्रेता और एक क्रेता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? VVI क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, 110% छपेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बाजार का नियम जो है दोस्तों JBC ने दिया था। किसने दिया था? JBC ने। इसकी जो JBC ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी, ध्यान नोट कर लीजिएगा, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में जो है दोस्तों बाजार संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, अच्छा बाजार JBC का जो बाजार नियम के अनुसार क्या था, इसमें क्या स्टेटमेंट था? तो ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। क्या करती है? पूर्ति जो है अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। तो बाजार का नियम किसने दिया था? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। इनका एक बुक मैंने आपको बताया ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटी, इसी में बाजार के नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी।
ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट मिशन का आगमन जो है दोस्तों 24 मार्च, कब, 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन थे, नोट कर लीजिएगा। पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। अगर हम आपसे पूछ दें कि इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो इस मिशन का जो अध्यक्ष था वो सर पैंथिक लॉरेंस ही थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि राज्य का अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा है। तो राज्य का जो अनिवार्य तत्व दिया हुआ है कौन कौन है, प्रभुसत्ता है ना, शासन सरकार या राज्य क्षेत्र, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, देखिएगा। 34वां प्रश्न कहता है कि इनमें निम्न में से कौन सी जनजाति जिसको ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, यानी ताना भगत का आंदोलन जो है किसने किया था, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, उरांव जनजाति ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापना की थी। तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, सरदार भगत सिंह ने जो है मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना इसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, देख लीजिए। 37वां प्रश्न कहता है, एक बुक का नाम दिया हुआ है, नाम क्या है, फोकस इन द रोड। क्या है, फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो इसमें रंगराजन लिख दिया है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। इसमें ये आंसर को ही लिख दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी रंगराजन जो है फोकस इन द रोड बुक को लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो आप आंसर लगाएंगे 38 का ऑप्शन नंबर 1, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, MP के जो है दोस्तों होशंगाबाद जिले में ये स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगर हम पूछ दें कि सतपुड़ा की पहाड़िया की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा पहाड़ी की जो है दोस्तों सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो धूपगढ़ी चोटी है। कौन सी है, धूपगढ़ी चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कहता है कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ती है। तो 39 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, NH2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे कि 3 दिसंबर, कब, 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी किसके जन्म दिवस पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। आंसर लगाएंगे अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल से संबंधित है। अच्छा, ये अजंता की गुफा है कहाँ, महाराष्ट्र में। ध्यान में रखिएगा 1983 ईस्वी में, कब, 1983 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में से शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्राधान्यता रखता है वो कौन सा है। तो आंसर लगाएंगे 42 का ऑप्शन नंबर 3 भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो ठंडी महासागरीय धारा की जब बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा कैलिफोर्निया, ओयोसियो, कनारी, ये तीनों की तीनों ठंडी महासागरीय जलधारा है, जबकि क्यूरोसिया जो है वो गर्म महासागर धारा है। ध्यान में रखिएगा। हेलसिंकी की राजधानी है किसकी, तो हेलसिंकी जो है दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में छपेगा और 110% छपेगा। तो कह रहा है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो 45 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हरि बालाकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ध्यान में रखेंगे 1930 तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था। तो 1930, 1931 और 1932 में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो दोस्तों ये इनको जो है लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधियों के रूप में बुलाया गया था। यानी तीनों भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि जो है वो गए थे, वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में 1931। इन्हीं के बीच में एक गांधी इरविन समझौता भी हुई थी, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं या पूना पैक्ट भी कहते हैं। वो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त, कब? 10 अगस्त 1948 को जो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इसके साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई। और ये पूछ रहा है कि पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 स्पेस एक्स ने, जो कि जापान का कंपनी है, इन्होंने ही ये बनाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? देख लीजिए। 49 कहता है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आप आंसर लगाएंगे 49 का ऑप्शन नंबर 2 ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। 50वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे कि जब साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंड किया था, यानी कब? 23 अगस्त 2023 को। उसी समय घोषणा हुई थी कि अब से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में बदलना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं C-0/100, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या होता है? F-32 बटे में कितना? 180 डिग्री। बाकी आप F के जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 152 और बाकी आप सॉल्यूशन कीजिए, आपको आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 1 66.67 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 वर्तिका या वर्तिकाग्र भाग को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एल्युमिनियम क्लोराइड जो है दोस्तों सबसे सशक्त जो है वो स्कंदन है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? 54 नंबर प्रश्न है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 8 ओम का मान क्या होगा? अच्छा, जोड़ा किस क्रम में गया है? तो समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/r = 1/r1 प्लस में 1/r2। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है 1/r का वैल्यू दिया हुआ है 1/15, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। इसके बाद r को जगह पर हम r लिख देते हैं, अब प्लस में 1/20। अब 1/r हमको फाइंड करना है, तो 1/15 माइनस में 1/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अब फिर रेसिप्रोकल वैल्यू निकाल दीजिएगा r का, तो आपको आंसर निकल करके आएगा 54 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 60 ओम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्न में से किसका अधिक द्रव्यमान होता है? तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन का सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसकी गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, इसको हम टांकना कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है? एन लॉरेक्सिलोनेल, ठीक है,
एनलॉरोक्सिलेनॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। कहते हैं कि निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और एक प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो पेंगुइन जो है दोस्तों वो स्तनपायी जंतु नहीं है। ध्यान में रखेंगे कि स्तनपायी क्या होता है, तो ये गर्म खून वाले जंतु होते हैं जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि स्तनपायी अंडे नहीं दे सकते, स्तनपायी अंडे भी देते हैं। जो अंडे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, वीबी पेरस बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं दोस्तों? वीबी पेरस बोलते हैं। बाकी जो बच्चे जन्म देते हैं उसी को हम स्तनपायी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में रुधिर का सामान्य मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर मानव का पीएच मान पूछे आपसे तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। ठीक है, अगर ये भी बात और ध्यान में रखिएगा कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के लगभग 7% के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। कहता है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और यह अभिक्रिया को हम क्या डैश अभिक्रिया कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। 62वां प्रश्न कहता है कि पतियों की कोशिका, पतिकों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ देखेंगे? तो पतियों की कोशिकाओं में आप लवक देखेंगे कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है कि एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है किससे? तो एक्स बायोलॉजी जो है दोस्तों इसका संबंध जो है दोस्तों अन्य ग्रहों के, माफ कीजिएगा, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ इसका अध्ययन के हम एक्स बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। कहता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ध्यान में रखेंगे कि 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतल जब हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में, कांटेक्ट में निरंतर रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो हम सब आंसर लगाएंगे दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है दोस्तों सिनेमा का पीछे का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में जो कार्य करने वाला प्रोटीन है दोस्तों ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीटोसिन है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में टोटल जो है 230 तरह के जो है दोस्तों हार्मोन पाए जाते हैं जो कि शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इससे दूध स्राव में सहायक होता है, यानी दूध को रिलीज करने में, मिल्क रिलीज करने में ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो क्या क्या स्थानांतरित करती है? ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण या इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी को ये स्थानांतरित करती है। अगला प्रश्न है कहता है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो आंसर लगाएंगे प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? ऑप्शन नंबर 3 पादप। अगला प्रश्न है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? जो आपकी जरूरत नहीं है, इलीगल होता है, मतलब समझ लीजिए। तो अवांछित यानी फालतू का जो भेजा गया संदेश होता है, मैसेज होता है, उसको हम स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 70 का कहता है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है दोस्तों? तो ये तो आप प्राचीन युग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेड बनाने का जो आवश्यक घटक होता है मैदा और खमीर। खमीर को ही क्या कहते हैं हम? इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है, भूलेंगे नहीं, कहीं कहीं आपको ईस्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब मैदे के आटे में खमीर को यानी ईस्ट को मिलाया जाता है ना, तो मिलाए रखने पर इसका फर्मेंटेशन होता है, और जब इसका फर्मेंटेशन होता है और जब आप खाना पकाते हैं तो जो आटा होता है वो आसानी से क्या हो जाता है? ये फूल जाता है। यही वजह है कि इसको मैदा में खमीर यानी ईस्ट को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो आप भूलेंगे नहीं, कई बार आपको मैंने बताया है, जिसको उत्तेजना करने वाली जो हार्मोन होती है वो एड्रेनल हार्मोन कहलाता है, जिसको आपातकालीन हार्मोन भी कह लीजिए, या लड़ो या उड़ो हार्मोन के भी नाम से इसे जाना जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? तो 72 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 मादा एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा। अच्छा, मलेरिया के उपचार के लिए कुछ दवा का नाम सुन लीजिए। तो एक तो कि सिनोकोना के छाल से प्राप्त कुनैन हो गया,
ठीक है, सिनकोना के छाल से प्राप्त कुनैन हो गया, क्लोरोक्विनोन हो गया, ये सब पेलुड्रीन हो गया, ये सब सारे के सारे जो है दोस्तों मलेरिया के उपचार किए जाने के लिए ये औषधि का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि अमरबेल, जिसको आप कसकुट्टा भी कहते हैं, क्या है? तो अमरबेल जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण तना परजीवी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 74 नंबर प्रश्न कहता है कि डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य की कमी से होता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं? यानी खाद्य संरक्षण परीक्षण कहेंगे क्या? नहीं। खाद्य संरक्षण नहीं, खाद्य संसाधन नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, खाद्य विकृति कहते हैं। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देख लेंगे आप, क्या कहता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो आप आंसर लगाएंगे कि सन 1864 ईस्वी में। कब? सन 1864 ईस्वी में जो है दोस्तों ये ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, जिसका नाम क्या है? मैक्सवेल है। इन्होंने ही जो है दोस्तों ये प्रकाश के विद्युत स्वरूप की चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। यानी किसने? तो मैक्सवेल ने। आज का सेशन का यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। हम आपके लिए करंट अफेयर भी कंटिन्यू लेकर के आ रहे हैं और सेट तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, चाहे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ये साइंस, इसमें 25 क्वेश्चन है। जो लोग 25 क्वेश्चन जो आप एलपी टेक्नीशियन का भी प्रिपरेशन करते होंगे वो भी इसको दिमाग में डाल लीजिए कि 25 क्वेश्चन साइंस का है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जीके तो पूछेगा ही, तो इसका जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला सेट हम जो है खान सर का लेकर के आएंगे। धन्यवाद।